वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की जलवायु और मृदा की चर्चा करेंगे। ये टेस्ट आपको अपने नानक क्लासेस ऐप पे दिया जा चुका है। ठीक है, टेस्ट आपने कर लिया। आज इसकी व्याख्या मिल रही है। आज संडे के दिन वैसे टेस्ट कोई अपलोड नहीं हुआ, ये पहले अपलोड हुआ था, उसकी आज मैं व्याख्या आपको दे रहा हूँ। तो जिस विद्यार्थी ने ये 200 रुपए में एक साल के लिए राजस्थान जीके का ये है, तो आप ले लीजिए। पूरे साल तक आपको टेस्ट मिलते रहेंगे और आपको कहीं भी टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते रहेंगे, वीडियो सोल्यूशन यूट्यूब पे मिलते रहेंगे और पीडीएफ भी इसकी टेस्ट की मिलती रहेगी। तो जिसने अभी तक नानक क्लासेज ऐप के अंदर नहीं लिया है, ऐप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। टेलीग्राम आपने ज्वाइन कर रखा है तो वहां आपको मिलता रहता है। तो स्टार्ट करें आज का टॉपिक, राजस्थान की जलवायु और मृदा से संबंधित क्वेश्चन। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान के अधिकांश भाग की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? राजस्थान का जो अधिकांश भाग है उसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई, क्योंकि हम जब भी पढ़ते हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो दो चीजें उसमें हमेशा कारक आते हैं, एक तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई और एक समुद्र तल से दूरी। तो राजस्थान की जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो 370 मीटर या कम है। इसलिए राजस्थान की जो जलवायु है ज्यादा आर्द्रता लिए हुई नहीं है, उपोष्ण या कह सकते हैं शीतोष्ण जलवायु है। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य राज्य के किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? अब राजस्थान की जलवायु प्रदेश को 5 भागों में बांटा जाता है: शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र और आर्द्र और अति आर्द्र। 5 भागों में बांटा जाता है। तो अब आपको यह पता लगना चाहिए कि केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य ये भरतपुर में है। तो भरतपुर में किस प्रकार की है? तो पूर्वी क्षेत्र में आर्द्र जलवायु है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW जलवायु प्रदेश में राज्य को कौन सा क्षेत्र आता है? ये फिक्स है, कोपेन का आता ही आता है। कोपेन के ने जलवायु वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा है। जैसे मान लो ये राजस्थान है अपना, तो राजस्थान की इस स्थिति को देखें तो ये 4 भागों में बंटा हुआ है। ये जो भाग है, ये जो जैसलमेर वाला ये भाग है, इसको कहते हैं BWHW। ठीक है, BWHW। ये जो अर्ध शुष्क जिसको हम स्टेपी क्षेत्र कहते हैं, इस भाग का नाम है BSHW। ठीक है, फिर ये जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है ये इतना, इसको हम कहते हैं CWG। क्या कहते हैं? CWG कहते हैं। और ये जो भाग है इसको कहते हैं AW। फिक्स। ठीक है, 4 भाग। अब ये क्या पूछ रहा है? ये अपने से पूछ रहा है BWHW में कौन सा आएगा। इसका मतलब ये एकदम पश्चिमी क्षेत्र को पूछ रहा है, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये चूरू, बीकानेर और मानगढ़, सीकर, ये सीकर वाला भी गलत हो गया, बच गया ये जैसलमेर। उत्तर पश्चिमी बाड़मेर, पश्चिमी बीकानेर और उत्तरी पश्चिमी जोधपुर इस क्षेत्र में आते। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, बड़ा ही आसान सा प्रश्न, बड़ा सिंपल से पूछा जाता है। आज हाईकोर्ट LDC का पेपर हुआ था, उसमें जलवायु से एक ही प्रश्न आया था कि पश्चिमी विक्षोभों का संबंध किससे है? तो वो मध्य सागर से। कितना सिंपल प्रश्न आया कि पश्चिमी जो विक्षोभ है उनका संबंध वो मध्य सागर से है और जनवरी महीने में माउट की बारिश होती है, चक्रवातों से होती है। ये प्रश्न आज हाईकोर्ट LDC में आया था। और एक मिट्टी से आया था। जब मिट्टी की बात आएगी तो मैं बताऊंगा कि लाल लोमी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में। ये 2 प्रश्न आज जलवायु और मिट्टी से आए थे। मैंने नानक क्लासेज शिव सर नाम से जो अपना टेलीग्राम चैनल है, पूरे हाईकोर्ट LDC की जो जीके के 50 प्रश्न आए थे, चाहे वो इंडिया है चाहे राजस्थान है, उसकी क्विज डाल दी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर ज्वाइन करें। देखो, AW राजस्थान का दक्षिण भाग होगा, बिल्कुल सही है। CWG राजस्थान का उत्तरी भाग है, ये गलत है। अभी मैंने बताया CWG, जी का मतलब याद रखना गंगा, पूर्वी मैदान है ना, वो आएगा, उत्तरी पूर्वी मैदान आएगा। BWH शुष्क मरुस्थल सही है। BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया? ये 2 नंबर गलत हो गया। अगला देखो, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? पश्चिमी जो राजस्थान में इसमें कम बारिश होती है, ये तो श्योर है। उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण, अब पश्चिमी राजस्थान में देखो लू चलेगी। क्या चलेगी? लू। ये प्रश्न आता है, ये प्रश्न आता है कि पश्चिमी राजस्थान में गर्मियों के दिनों में जो तेज हवाएं चलती है, गर्म ताती ताती हवा चला बिन के क्या लू, क्या ध्यान रखियो क्या लू। और यहाँ पे तरस जाते हैं बारिश के लिए। अब रोज बादलों की तरफ किसान देखेगा और है, और आएगी क्या? लू चलेगी, आंधी आएगी खूब, आंखें फट जाती है देखते भी, आज बादल आ गए, आज बारिश होगी, आज बारिश होगी। बहुत ही कम बारिश होती है। तो देखो, वृष्टि छाया प्रदेश क्षेत्र की अवस्थिति, अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिणी पूर्वी आर्द्र वायु हवाओं का आकस्मिक प्रवेश, भारतीय मानसून का प्रक्रिया तंत्र, अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति। तो ये 3 नहीं हो सकते, इसका मूल कारण है
पर्वत श्रेणी की स्थिति। राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? अत्यधिक नम है तो जाहिर सी बात है जो हाड़ौती क्षेत्र है ना वो है, क्योंकि हम जलवायु पढ़ते हैं तो इसकी जलवायु कैसी आती है? अति आर्द्रता, अति आर्द्र है। और ये आता किसमें? आपका एडब्ल्यू के अंदर आता है, कोपेन के अनुसार एडब्ल्यू। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? मरुस्थलीय है तो जाहिर सी बात है किसका प्रयोग करे? जैसलमेर, बीकानेर, कुछ जोधपुर का क्षेत्र है, BWHW का प्रयोग किया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन से? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान के कृषि जलवायु खंड को 10 भागों में बांटा गया है और आगे टॉपिक मैंने स्पेशल दिया है कृषि और कृषि जलवायु खंड, तो वहां मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। फिलहाल यहाँ पे जो कंडीशन है उतनी ही बताऊंगा। तो सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो आपसे पूछे शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। देखो इसके दो नाम है, शुष्क पश्चिमी, थोड़ा और भी हटके इसका नाम आ जाता है कई बार, तो ये भी सही है और एक नाम और आएगा वो भी सही है। तो शुष्क पश्चिमी मैदानी जो खंड है, यानी अति शुष्क भी आ सकता है यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये आपको याद रखना है। फिर गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्यों? सीधी सी बात है, एक तो क्लियर ये हो गया कि माउंट आबू सिरोही में है, गुरु शिखर या ऊंची चोटियां, जितना ज्यादा ऊंचा होगा वहां ठंड ज्यादा होती है क्योंकि वायुदाब कम होता जाता है। ये तो श्योर है, क्योंकि समुद्र तल से जितना ऊंचा होगा उतना ही तापमान कम होता जाएगा। अब देखो क्या स्थिति कहती है, कारण क्या है कि राजस्थान में माउंट आबू की समुद्र तट से दूरी सर्वाधिक है, इसका तो कोई मतलब नहीं हो सकता। माउंट आबू में मानसूनी हवाओं का प्रभाव अधिक रहता है, ये भी कोई मतलब नहीं है। माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर स्थित है, ये देखो उच्चतर ऊंचाई, क्योंकि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर 1722 मीटर, तो जाहिर सी बात है ये क्षेत्र है, तो ये उत्तर हो गया। माउंट आबू पर वायुमंडलीय दबाव कम है, इसका कोई मतलब नहीं है, 3 नंबर। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? अब ऐसे प्रश्न बार बार मिलेंगे और आपने देखा हो लगातार, चाहे हाईकोर्ट एलडीसी है, रीट है, सीएटी, राजस्थान जीके का पेपर संतुलित आता है, यानी आसान नहीं कहेंगे, संतुलित आता है। जिसने पढ़ रखा है ना उसको बड़े आसान लगेंगे। मान लो आपने कोपेन का वर्गीकरण पढ़ा ही नहीं है या आपके याद ही नहीं है, तो आपके लिए प्रश्न बहुत मुश्किल है। अगर आपने अच्छे तरीके से मैप के अनुसार पढ़ रखा है तो आपका गलत होगा ही नहीं। अब देखो अभी मैंने बताया एडब्ल्यू दक्षिणी राजस्थान सही है, CWG उत्तरी राजस्थान, तो ये गलत हो गया ना, उत्तरी पूर्वी राजस्थान, और सेम का सेम 2 बार रिपीट हो चुका अब तक पेपर में। और BWHW शुष्क मरुस्थल है और SH वाला अर्ध शुष्क है, तो ये गलत। राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? औसत वार्षिक वर्षा सबसे ज्यादा कहां होती है? झालावाड़ में, यानी 150 सेंटीमीटर के आसपास। दूसरा पूछे जिला तो वो है बांसवाड़ा में, सबसे ज्यादा झालावाड़ में, 2 नंबर पे बांसवाड़ा में बारिश होती है। और स्थान पूछे तो वो माउंट आबू है। पश्चिमी विक्षोभ जिनसे शीतकाल में राजस्थान में बारिश होती है जिसे माउट कहते हैं, उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है? ये देखो आज हाईकोर्ट एलडीसी में है, मैंने क्विज डाल दी, पेपर भी आपने देख लिया। सेम उसने क्या पूछा? पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है तो किससे? भूमध्य सागर। और आप देख लेना ये प्रश्न सेम का सेम, चौथा ऑप्शन भी उसका भूमध्य सागर है पेपर के अंदर, जो मैंने करवाया था। ये देखो माउट की बारिश होती है शीतकाल में, जनवरी के महीने में, रबी की फसल को फायदा होता है। निम्न में से कौन सा जिला अर्ध शुष्क प्रदेश में आता है? कौन सा जिला अर्ध शुष्क प्रदेश में आता है? देखो टोंक तो पूर्वी क्षेत्र में आ गया, यानी आर्द्र प्रदेश में आ गया। अजमेर भी आर्द्र प्रदेश में आ गया। नागौर अर्ध शुष्क क्षेत्र में आता है। पाली का पूर्वी भाग ये भी आता है, लेकिन नागौर को पश्चिमी शुष्क मरुस्थल में माना गया है। तो पाली का जो पूर्वी भाग है ना वो अर्ध शुष्क, सॉरी, पाली का पूर्वी तो आर्द्र में आता है, नागौर आ जाएगा। नागौर अर्ध शुष्क प्रदेश में आता है जो गोडवाड़ क्षेत्र है। राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय क्या है? तो ये लगभग अक्टूबर से मध्य नवंबर है, क्लियर है, यानी वापस लौटने का समय क्या है? कई बार शब्दावली हम समझ नहीं पाते और उत्तर गलत कर देते हैं। विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक तापांतर पर क्या प्रभाव होता है? ये मान लो 0 डिग्री विषुवत रेखा है, ये जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ये कहता है विषुवत रेखा से दूर जाने पर जो वार्षिक तापांतर है उस पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो विषुवत रेखा पर वर्ष भर तापमान हमेशा समान रहता है, ध्यान रखना। ये अब ये प्रश्न पढ़ना, ताप ये कहता है यहाँ तो समान रहता है, ताप में अंतर क्या होता है? तो वहां तापांतर क्या होता है? न्यूनतम पाया जाता है यहाँ पे। जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा के उत्तर के या दक्षिण में जाओगे, उत्तर या दक्षिण में जाओगे, तो फिर क्या होगा? भूमध्य रेखा से दूर जाते जाते गर्मी में अधिक तापमान होता है और सर्दी में कम तापमान होता है, तो दोनों में अंतर आ जाता है। अब ये मत सोचना यहाँ तापमान समान रहता है, तापमान रहता तो जाता है, समान रहता है, लेकिन प्रश्न को पढ़ना है तापांतर। तापांतर का मतलब ताप में कम व ज्यादा का अंतर। तो कई जगह यानी स्थिति ऐसी आएगी कि ज्यादा होगा,
कई जगह कम होगा। दूसरी बात, गर्मी में ज्यादा गर्मी और सर्दी में ज्यादा सर्दी, तो तापमान में अंतर आया कि नहीं आया? तो तापमान क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वैसे अगर देखें तो पहले तापमान बढ़ता है फिर घटता है, लेकिन बढ़ता है, आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में बांटती है? तो सीधी सी बात है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अब इसमें तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 50 सेंटीमीटर वर्षा इधर पश्चिमी राजस्थान है और इधर पूर्वी राजस्थान हो गया, ये अरावली का क्षेत्र हो गया, तो ये दो भागों में बांट देता है। राज्य का कौन सा भाग अरब सागर से उठे हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा भाग प्राप्त करता है? तो दक्षिणी पश्चिमी। तो सीधी सी बात है, क्योंकि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग से अरब सागर का मानसून होता है, सबसे पहले बांसवाड़ा में प्रवेश करता है। राज्य के किस क्षेत्र में वर्षा में अधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है? यानी परिवर्तनशीलता सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी मरुस्थलीय क्षेत्र में। जाहिर सी बात है, किसी भी प्रकार से वर्षा में परिवर्तनशील सबसे ज्यादा होता है, कभी थोड़ी सी कम, कहीं ज्यादा, कभी जगह जगह परिवर्तन होता है ना, तो ये होता है। तापक्रम, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 5। अभी मैंने आपको बताया पांचों के पांचों। जो उष्ण कटिबंधीय जो शुष्क जलवायु है, फिर अर्ध शुष्क जलवायु आ गई, ये आपकी अरावली वाली उप आर्द्र जलवायु आ गई, पूर्वी वाली आर्द्र जलवायु आ गई, और ये हाड़ौती वाली अति आर्द्र। निम्न में से कौन सी विशेषता अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में नहीं मिलती है? अरावली पर्वतमाला ये इसके इस साइड है, नहीं मिलती है, इस साइड है, नहीं मिलती है। वो कौन सी है? देखो, अधिक आर्द्रता तो मिलती है, तापक्रम में प्राय एक रूपता होती है लगभग, क्योंकि जो तापांतर में जो ज्यादा विषमता है वो पश्चिमी राजस्थान में है। सामयिक वर्षा, बिल्कुल, बारिश मिलती है। अधिक दैनिक तापांतर, ये आपको कहाँ मिलेगा? पश्चिमी राजस्थान में। तो ये पूर्वी राजस्थान की या पूर्वी भाग की विशेषता नहीं। भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर राज्य के किस प्राकृतिक भूभाग के अंग है? भीलवाड़ा, अजमेर और अलवर राजस्थान के किस प्राकृतिक भूभाग के भाग हैं? तो किसके हैं? पठारी वाले तो है नहीं, दूर गए। पूर्वी मैदान के भी नहीं है, ये है अरावली पर्वतीय क्षेत्र। या तीनों में अरावली है ना, क्योंकि ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको एकदम क्लियर। अब आप कह दो कि अलवर तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आता है, बिल्कुल, लेकिन आप अजमेर और भीलवाड़ा को इग्नोर नहीं कर सकते। तो प्रश्न आपको पेपर में से मिलेंगे, पर थोड़ा समझना है आपको, तो उत्तर क्या आ जाएगा? अरावली पर्वतीय क्षेत्र। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु खंड, 10 कृषि जलवायु खंड है, इसमें से सबसे छोटा है आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड। आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड। राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र किस ताप कटिबंध में स्थित है? अधिकांश क्षेत्र किस में आता है? उपोष्ण कटिबंध में आता है। किसमें? उपोष्ण, क्योंकि आपका जो डूंगरपुर हो गया और बांसवाड़ा, ठीक है, डूंगरपुर और है, ये डूंगरपुर हो गया और ये बांसवाड़ा, यहां से बांसवाड़ा के बीचों बीच गुजरती है, और डूंगरपुर के चीखली गांव से कर्क रेखा गुजरती है अपने राजस्थान में। 26 किलोमीटर है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो इससे नीचे और भूमध्य रेखा, इसके बीच का भाग है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और जैसे ही आप 23.5 डिग्री से ऊपर जाओगे, ये क्षेत्र आ जाएगा आपका उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, इसको वैसे शीतोष्ण भी कह देते हैं, लेकिन आपको जब ऑप्शन में उपोष्ण कटिबंध आपके पास उत्तर हो जाए, तो आपको उपोष्ण कटिबंध करना है। राजस्थान के किस क्षेत्र में वर्टिसोल्स प्रकार की मृदा पाई जाती है? अब आपको याद रखना है, वर्टिसोल्स, एल्फिसोल्स, एरिडिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, ये नाम है, तो किस क्षेत्र के, किस मिट्टी के, तो उत्तर आ जाएगा। अब वर्टिसोल है ना, वर्टिसोल काली मिट्टी को कहते हैं। क्या किसको कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं। और काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अब देखो, याद कैसे रखा, ये वर्टिसोले से याद रखना, वर्टी टे से कोटा, टे से कोटा, हालांकि टोंक भी बन जाता है, लेकिन आपको एक ही ध्यान रखना है, बाकी याद नहीं रखने। वर्टी तो कोटा, बस एक या ऐसे याद रखना। बर्टन, मेजर बर्टन कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। वर्टन, वर्टन, बर्टन, वर्टन, कोटा। ठीक है, तो ये क्षेत्र कोटा, बूंदी, झालावाड़ का। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो क्षेत्र पर मिट्टी पाई जाती है, वो एरेडिसोल्स और एंटीसोल्स प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एरेडिसोल्स ये अर्धशोषक वाले क्षेत्र में, एंटीसोल्स ये पश्चिमी क्षेत्र वाले, तो ये दोनों मिट्टी पाई जाती है। एल्फिसोल्स को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, और वर्टिसोल्स को कहते हैं काली मिट्टी। अब एक बात याद रखना, अभी रीट लेवल फर्स्ट में प्रश्न आया था कि वर्टिसोल्स जो मिट्टी है, काली मिट्टी, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मिट्टी। क्या नाम है? रेगूर मिट्टी। कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी आदर्श क्यों मानी जाती है? कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी आदर्श क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये अधिक आर्द्रता ग्रही होती है। और आज हाई कोर्ट एलडीसी में प्रश्न आया था, भारत में सबसे ज्यादा कपास कहाँ होती है? गुजरात के। अभी ताजा हाई कोर्ट एलडीसी में प्रश्न है।
मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? मिट्टी में खारापन होता है, क्षारीयता होती है, तो इसकी समस्या का समाधान क्या है? खेतों में जिप्सम का प्रयोग। किसका? जिप्सम। राजस्थान में लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक प्रसार कहाँ का है? लवणीय मिट्टी, बहुत सारी मिट्टियां हैं। अब लवणीय युक्त मिट्टी कहाँ पे है? तो हनुमानगढ़, गंगानगर, जालोर, बाड़मेर, इस बेल्ट के अंदर लवणीय मिट्टी लगभग ज्यादातर जालोर और बाड़मेर में है। अगला प्रश्न देखो, कपास की कृषि हेतु सर्वोत्तम यानी सर्वोयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की मिट्टी के लिए हमेशा किसकी जरूरत होती है? काले मिट्टी की होती है, जिसको हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ध्यान रखना। राजस्थान में लाल व कंकरीली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? एक तो लाल और एक है कंकरीली मिट्टी। जब अब आपको पता है कंकरीली, कंकरी का मतलब कांकरा, पता नहीं, कांकरा, छोटे छोटे कण, पत्थर के कण, तो वो पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं, मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में। यही तो लॉजिक वाले प्रश्न होते हैं। नागौर और पाली जिलों, जिसको हम बांगड़ प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? नागौर और जो पाली जिला है, जो बांगड़ या इसको गोडवाड़ क्षेत्र कहते हैं, यहाँ किस प्रकार की मिट्टी होती है? तो यहाँ मिट्टी पाई जाती है भूरी, पीली, रेतीली मिट्टी। भूरी, पीली, रेतीली मिट्टी। जैसे रेतीली बालू मिट्टी तो जैसलमेर, बीकानेर, इन क्षेत्र में। लवणीय मिट्टी भी पाई जाती है, हालांकि पाली से आगे निकलकर जालोर साइड में लवणीय मिट्टी पाई जाती है। कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी वही मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, राज्य में काली मिट्टी के विस्तार वाले जिले कौन से? काली मिट्टी के विस्तार वाले जिले कौन से? तो कालती मिट्टी थाटा हड़ौती क्षेत्र में, हड़ौती ये सारा इधर वाला क्षेत्र नहीं, बट है झालावाड़, कोटा, बूंदी, बाराम, सवाईमाधोपुर के कुछ भाग में तो उपयुक्त सभी। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में भारत सरकार की सहायता से कब स्थापित की गई? तो भारत सरकार के सहयोग से प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला 1958 में स्थापित की गई, ठीक है। और एक और याद रखना, दूसरी पूछे तो जयपुर के अंदर है। और एक और याद रखना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां से स्टार्ट की थी? कहां से? अपने श्री गंगानगर, सूरतगढ़ से। राजस्थान में लाल दोमट मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र कौन से थे? लाल और दोमट मिट्टी, अब याद रखना है, लाल और दोमट मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र। लाल की बात आए तो दक्षिणी राजस्थान में जरूर एक बार लाल मिट्टी देख के आनी है। देखो कोटा, बूंदी इधर तो वो नहीं आ गई, ये बीच में भरतपुर आ गया, इधर आ गया। उत्तर आ जाएगा इसका, लाल दोमट मिट्टी है ना, लाल दोमट मिट्टी और लाल लोमी मिट्टी, ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में देखने को मिलेगी। सिरोजम मिट्टी राज्य के किन किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है? ये सिरोजम मिट्टी बड़ी शानदार है। ये सिरोजम मिट्टी का मतलब होता है दूसर जो मरुस्थलीय मिट्टी है ना, जिसको हम कह सकते हैं भूरी रेतीली मिट्टी, ये इसका क्षेत्र है। वो सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, पाली, नागौर, जालोर, वो क्षेत्र है, ठीक है। वो जिको थारे थे पटोनी अर्ध शुष्क प्रदेश, वो है। राजस्थान में तेज गर्मी के कारण ग्रीष्म ऋतु में वायु में सैवायनिक धाराओं की उत्पत्ति होने से उत्पन्न स्थानीय वायु भंवर क्या कहलाते हैं? तो पता ही है, बिन क्या बबूलियो, बतूलियो कहें जी, कौन बतूलिया, हवा मुड्डा नहीं है बतूलिया। अब खेता के अंदर जी अभी किसान काम कर ला रहे, अभी सरसों काटा है, अभी गेहूं काटेगा, तो भटक कर बतूलिया उड़ेगा और फिर थपिया उड़ा उड़ा के ले जाएगा, ये बबूलिया हुआ है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है? तो हरित पट्टिका इंदिरा गांधी नहर। आज हाईकोर्ट एलडीसी में प्रश्न आया है कि इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है? हरिके बैराज से। ये प्रश्न देखो ताजा अपडेट, और मैंने सारा डाल दिया, उसमें देख लेना, हरिके बैराज से डाल निकली गई इंदिरा गांधी नहर। और रीट में क्या प्रश्न आया था कि कंवर सेन ने इसकी शुरुआत कब की? तो 1948 ऑप्शन था, 58 था। अब देखो रूपरेखा 48 में तैयार हुई, शुरुआत 1958 में हुई, तो 1958 इसका उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न आए। और इंदिरा गांधी पर एक मरु सेना भी तैयार की गई है। राजस्थान में किस जिले में कैल्सियोरोथिड पाई जाती है? तो इसका उत्तर आ जाएगा सीकर। देखो अब सीकर बड़ा चर्चा में, एक तो कैल्साइट जब भी पूछे, एक कैल्सियोरोथिड ये पूछे या कैल्साइट पूछे, तो ये सलादीपुरा सीकर के अंदर। और वर्तमान में सीकर क्यों प्रसिद्ध है कि खंडेला तहसील के रोहिल क्षेत्र में यूरेनियम के भंडार मिले हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा। और राजस्थान यूरेनियम के भंडार की दृष्टि से भारत में 5वें स्थान पे है, तो इस सीकर को याद रखना। निम्न में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं? मृदा अपरदन के लिए देखो, जूमिंग कृषि, पेड़ पौधों को काट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि करने, इससे मृदा का अपरदन होता है। गहन कृषि से भी होता है, सीढ़ीदार कृषि से। बागाती कृषि से इसका कोई मतलब। ये प्रश्न पेपर में आया हुआ सीधा सीधा, सारे प्रश्न पेपर में लगभग आए हुए मैं ज्यादा करूंगा। निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स भी कहलाती है? देखो ये जो टेस्ट सीरीज है ना, ये जब भूगोल और इतिहास और राजनीतिक और संस्कृति अर्थव्यवस्था सारी पूरी हो जाएगी ना, फिर दोबारा फिर स्टार्ट कर देंगे नए प्रश्नों के साथ। ये पूरे साल भर आपको मिलती रहेगी।
एक बार ही 200 रुपए में लेने के बाद। तो इसलिए फंडा ये खत्म कर दिया कि बार बार आप पहले 50 में लो, फिर 100 में, कहीं 150 से। मैं कहता हूँ आपको राजस्थान जीके की और कहीं से टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। एक पढ़ते जाना, एक ही एक तैयारी करते जाना, आप राजस्थान जीके में मात नहीं खाओगे। हर प्रकार के अलग अलग प्रश्न कराऊंगा और पेपर में आए हुए। आज आपको ना कल कल मंडे है तो हमारी टेक्निकल टीम इस पे हाईकोर्ट एलडीसी में आए हुए प्रश्न सारे डाल देंगे 50 के 50। वो भी पढ़ लेना चाहिए, वो राजस्थान का है चाहे इंडिया का है, वो भी आपको फायदा मिलेगा। और दूसरा ये करंट है अपनी जनवरी से दिसंबर पूरे साल की। मैं कहता हूँ राजस्थान करंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और आप कहीं से राजस्थान के अंदर ओवरऑल यूट्यूब या कहीं से देख लेना, आपको नानक क्लासेस का करंट अफेयर जगह जगह मिल जाएगा। हमारी पुस्तक बाजार में उपलब्ध है जनवरी से दिसंबर, अभी त्रैमासिक है जो नवंबर दिसंबर जनवरी की हुआ है, और बार बार वहीं से प्रश्न आपको मिलेगी। वैकेंसियां 1 लाख घोषित है, तो मान के चलो चुनावी है ये साल, तो सरकार भर्तियां निकालेगी। बस हमें तैयार रहना है, मजबूत रहना है और संघर्ष करके मेहनत करनी है। सफलता देखो, मेहनत करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, एक दिन जैसे वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, सफलता मिलती है। बस आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। देखो लिथोसोल्स मिट्टी याद रखना, पर्वतीय मृदा को कहते हैं लिथोसोल्स। निम्न में से कौन सी पीएच पराक्षारीय मृदा की सूचक है? तो हम पढ़ते हैं, पढ़ाई भी होगा साइंस में, पीएच 7 से कम होता है, 7 से कम होता है अम्ल होता है, 7 उदासीन होता है और 7 से ऊपर क्षारीय मिट्टी होती है। तो 8 से ऊपर, ठीक है, क्योंकि देखो 7 तो उदासीन हो गया, 2 3 से 3 6 4 2 से ये तो अम्लीय हो गए। तो ऑप्शन आपके पास है 8 से ऊपर। अगर यहाँ 7 से ऊपर होता तो भी उतरा, लेकिन आपको 4 ऑप्शन है, उसी में शुरू करना है, यही तो वस्तुनिष्ठ है। राजस्थान के किस संस्थान में इसरो ने, जिसका नाम है शेख अहमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण और भूमि रक्षण एटलस का विमोचन किया था? तो ये आफरी जोधपुर के अंदर इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, फिर स्वतंत्र रूप से इसको ओहदा दिया गया 1988 के अंदर। निम्न में से कौन सी मृदाओं के द्वितीय पोषक तत्वों का उदाहरण नहीं है? तो द्वितीय पोषक तत्वों में बोरोन आता है, मैग्नीज आता है, कॉपर आता है, लेकिन पोटाश नहीं आता। राजस्थान में थॉर्नवेट के जलवायु प्रदेश ईएडी में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? ईएडी में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? ईएडी कौन सा क्षेत्र है? ये बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर का जो पश्चिमी एकदम फुल 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला हनुमानगढ़, इसमें नहीं आता। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है? साधारणतः सर्वाधिक वार्षिक दर्जा की जाती है। तो स्थान पूछे तो माउंट आबू, सिरोही। निम्न में से राजस्थान के किस जिलों में से कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु है? अब अति आर्द्र का नाम आते हड़ौती क्षेत्र में जाओगे ना तो उत्तर आ जाएगा 12। राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? जब भी स्टेपी की बात करें तो वो स्टेपी जो क्षेत्र आता है वो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और अरावली पर्वतमाला के बीच जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, ये जो बीच का क्षेत्र है इसको कहते हैं स्टेपी जलवायु प्रदेश। तो स्टेपी जलवायु प्रदेश, और कोपेन के अनुसार ये क्षेत्र है BSHW, ठीक है। तो ये क्षेत्र आ जाएगा अरावली और पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच, आ गया ना, ये अरावली और ये 25 सेंटीमीटर इसके बीच का क्षेत्र। जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये सारे थर्ड ए के अंदर। ये स्पेशल आएगा, 2-3 दिन बाद एक टेस्ट आएगा स्पेशल, उसमें मैं 10 के 10 जलवायु खंड एकदम बारीकी से मैं आपको यहाँ करवाऊंगा और वहां पे टेस्ट में आपको मिलेगी। निम्न में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? अब दर्शा दोगे ना, अभी ताजा मैंने बताया कौन सा BSHW दर्शाता है। तो गंगानगर, बीकानेर, डूंगरपुर तो वैसे नहीं दर्शाएगा, AW के अंदर आता है लगभग। बीकानेर गंगानगर है, ये BWHW के अंदर आते हैं। तो जालोर आता है, ऐसे लगता है ना जालोर जैसे BWHW में, लेकिन याद रखना ये 2 बार पेपर में आ चुका है, ये SHW में आता है। फारेनहाइट वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? तो वही, यानी हम कोपेन के अनुसार AW कहते हैं और फारेनहाइट को हम कह देंगे ये CAW, क्या कह देंगे? CAW। तो ये हो गया आपके 50% जलवायु और मृदा के इंपॉर्टेंट। बस आप निरंतर ऐसे प्रवाह में चलते रहे, सफलता आपको मिली है। प्रश्न आपके 50% है, आपके क्वेश्चन से 30 सही होते हैं, 40 सही होते हैं, 35 सही होते हैं, लेकिन जो प्रश्न गलत हो गए वो गलत हुआ क्यों, उस पर ज्यादा मनन करना है। आपका आने वाली परीक्षाओं में सिलेक्शन पक्का है। और पूरा प्रश्न पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है पूरा, जैसे एग्जाम में आप एग्जाम हॉल में बैठकर परीक्षा देते हो उसी प्रकार टेस्ट किया करो, प्रेशर वाइज होके टेस्ट किया करो। ऐसे नहीं 5-10 मिनट में किया नक्की किया, वो कहते हैं काम किया नक्की, तो काम नक्की नहीं करना है, अच्छे तरीके से देखना है, मनन करना है, सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।